श्री उमाशंकर सिंह जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा बीच में कट गया था। मैं आपका आभारी हूँ। पूरा होगा अगर आप आज घोषणा कर देंगे, आज आप कुछ दे देंगे तो पूरा हो जाएगा। मैं आपका आभारी हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 2023 से 24 के रखे गए बजट पे हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय श्री लालजी वर्मा जी ने जो एक तरह से कह लें संशोधन कह लें या बजट का कटमोशन कह लें जो रखा, उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि मैं अपने आप को पूरी तरह से सरकार के द्वारा चुनाव में जारी किए गए संकल्प पत्र और पिछले 22-23 के बजट में जो प्राविधान सरकार ने रखा था उस पर ही अपने आप को आधारित रखते हुए चर्चा करूंगा। एक बात के लिए माननीय वित्त मंत्री जी, हालांकि दुर्भाग्य है क्योंकि ये हम लोग ऐसे इस बार दलीय नेता आए हैं कि जो हम लोग के अगुआ हैं गार्जियन, लापता रहे हमारे नेता प्रतिपक्ष, उनको हम लोग भी चिंता नहीं रहती है कि और भी कोई दल है। आज जब वो बोलते हैं तो जरूर सदन में समर्थन जुटाने के लिए कभी ओम प्रकाश जी को, कभी बसपा को, कभी किसी को जरूर बोलते रहते हैं। हम लोग की जब बारी आती है तो गायब हो जाते हैं। तो हम लोग एक तो उनसे मान लीजिए हम लोग बिना एक तरह से कह लीजिए बिना गार्जियन के हो जाते हैं। दूसरा नहीं, ये परंपरा क्योंकि बहुत जो वरिष्ठ हैं माननीय आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, आप भी जानते हैं, हाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। माननीय आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी भी हैं। हम लोग हमेशा चर्चा करके एजेंडा बना करके उस चर्चा में भाग लेते थे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन उससे भी दुर्भाग्य ये है कि जब दलीय नेता बोल रहे हों और माननीय वित्त मंत्री जी भी उसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी भी गंभीरता से नहीं लिए, तो खैर हम कह सकते हैं जो मान लीजिए हम जो पिछला बजट हमारा था, राकेश भाई, जो पिछला बजट हमारा था उस बजट को हम खर्च नहीं कर पाए और ये बजट में विसंगतियां कहां से हो रही हैं। हालांकि इसलिए मैं इस बात को केवल माननीय वित्त मंत्री जी को आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहूंगा कि जब बजट बनाया जाता है तो एक वित्त मंत्रालय द्वारा एक सर्कुलर जारी होता है और उस सर्कुलर के माध्यम से बजट बनाने के लिए संबंधित सभी विभागों को कहा जाता है। उस सर्कुलर का भी मैं उल्लेख करूंगा आपको। ये 30 सितंबर 2022 का सर्कुलर है जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने जारी किया कि आप कैसे बजट बनाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं बजट बनाने का। अधिष्ठाता महोदय, विशेष तौर से एक चीज और मैं क्योंकि अभी आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, जो हमारे अजय निषाद जी नहीं है, पिछली बार इनको 5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। अब इनको भी चाहिए कि कम से कम एक विभाग की जिम्मेदारी मिली है तो समय से उस बोर्ड का गठन करा दिए, इस पैसे को यूटिलाइज कर दें। न उसका गाइडलाइन बना, न बोर्ड का गठन हुआ। जीरो खर्चा है उसमें, जीरो। और आज उस बजट को घटा करके 2 करोड़ रुपया कर दिया गया, 3 करोड़ रुपया कर दिया गया, 2 करोड़, 3 करोड़ कम कर दिया नेता बसपा। और एक और चीज, देखो ये सीधा जनता से सभी सदस्यों के लिए है। जनता की बात कह लीजिए, जल्दी कहिए। ये लोग भी हंटिंग करेंगे। भामाशाह भाव स्थिरता कोष का गठन हुआ था और ये संकल्प पत्र के प्रथम हेडलाइन में था कि हम आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों का जो मूल्य निर्धारण करने के लिए हम अपने बजट में 1000 रुपया रखेंगे कि अगर बाजार भाव इसका अधिक होगा, बाजार भाव अधिक होगा तो हम अपने फंड से देकर उसको कंट्रोल करेंगे। अब देखिए दुर्भाग्य है, पिछले बजट में 100 करोड़ रुपए का अधिष्ठाता महोदय व्यवस्था भी थी, लेकिन आज तक इसका गठन भी नहीं हो पाया है। इसलिए यह इस गंभीरता को मुझे लगता है कि देखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक और सबसे बड़ी घोषणा थी, हमारे धर्मार्थ विभाग के लोग होंगे, पुरोहित कल्याण बोर्ड। इसमें हुआ था कि बुजुर्गों, संतों, पुजारियों और पुरोहितों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड गठन किया जाएगा, इनको सम्मान देने के लिए, इनको पुरस्कार देने के लिए। अधिष्ठाता महोदय, आज तक गठन नहीं हुआ है। अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर, कितने कागज रह गए आपके हाथ में? मैं 1 मिनट बस कानून पे आ जाता हूं। रोज हमारे वित्त मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी एनसीआरबी का चर्चा करते हैं। ये जानना जरूरी है, एनसीआरबी की रोज चर्चा होती है। जैसे इधर से सवाल आएगा एनसीआरबी वाली बुक उठ जाएगी। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से, अभी आज उनको वित्त मंत्री जी नहीं कह रहा हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहा हूं
कि वो 2007 से 2009 से मतलब 7 से 12 में हमारी सरकार थी, जरा वो 2009 से या 2011 तक का एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल लेंगे। अधिष्ठाता महोदय, उस समय क्राइम में उत्तर प्रदेश 34वें नंबर पे था, उत्तर प्रदेश 34वें नंबर पे। मैं ये बात ऐसा नहीं कह रहा हूं, विकास के साथ कह रहा हूं, हमसे केवल कम क्राइम एक स्टेट में था, नागालैंड में, बाकी ये सारे लोग हम 34वें नंबर पे थे। तो अंदाजा लगाइए कि क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट थी और क्या लाइन ऑर्डर होता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय वो बताएंगे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता, रह गई नियुक्तियों की बात, नियुक्तियों पे आ जाते हैं। अब कृपया समाप्त करें। हमारे देखिए थोड़ा सा साथी, इसलिए नियुक्तियों की बड़ी बात इधर से उधर से दोनों से हो रही है, दोनों वो कह ली अन्य लोग और पिछड़ी की बात हो रही है। अपना समय आपको दे अच्छा चलिए अध्यक्ष, देखिए ये भी समय दे रहे हैं, चलिए तो अच्छा। आपके भाई है, बड़े भाई है। हमारा समय भी आप ही 1 मिनट का आपको दे रहे हैं। पूरा 15 मिनट जोड़ दिया। अरे नहीं 1 मिनट केवल नियुक्तियों की बात करके अपनी बात समाप्त करेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज नियुक्तियों के बाद सब लोग पिछड़े के, एससी के, सब लोग मेरे हिमायती बन रहे हैं। अध्यक्ष जी, बहुत दूर नहीं, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी ना अधिष्ठाता महोदय, तो मुहिम चला करके जितने विभागों में बैकलॉग था उन सारे बैकलॉग को भरा गया। ये बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकाल में हुआ, बकिया किसी कार्यकाल में आज तक नहीं हुआ। ये बैकलॉग भरा गया। जो नए साथी होंगे, जिनको नहीं अनुभव होगा, जो जानते नहीं होंगे और जो अध्ययन नहीं करते होंगे, मैं जो भी बात बोलता हूं, जो भी बात करता हूं, मैं चट्टी चौराहों और नुक्कड़ सभाओं की बात नहीं करता हूं, मैं टू द पॉइंट बात करता हूं, उसका अधिकार दूंगा। मैं कभी भी, मैं जानता हूं, सबसे नए साथियों से भी कहता हूं कि हमको यहाँ पे अन्य वरिष्ठ नेताओं की हमको ऐसे नहीं सीखना चाहिए कि हम जो चट्टी चौराहों के नुक्कड़ सभाओं में बोलते हैं नहीं बोलना चाहिए। आप यहाँ पे सीखना है तो संसदीय भाषा में जो टू द पॉइंट होगा। आदरणीय गुरु जी हैं, हम लोग बहुत सीखे हैं, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी से। नेता बसपा मैं क्षमा चाहूंगा माननीय अधिष्ठाता ज्यादा महोदय। लंबा हो गया, आप कृपया समाप्त करें। देखिए हमारे बलिया जनपद में, एक जनपद के लिए, न कि रसना विधानसभा के लिए, बलिया जनपद, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। हम मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं बलिया में, लेकिन बलिया में मेडिकल कॉलेज देने के लिए मतलब ये 2022 से ही मेडिकल कॉलेज देने की बात आ रही है, लेकिन बलिया को, अरे भाई सुनो, अरे आप लोग ना बोले क्यों भाई, बोलते भाई, चलिए 2022 से ही मेडिकल कॉलेज देने की बात आ रही है देखिए अधिष्ठाता महोदय, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज बलिया को नहीं मिला। लिख के आता है कि जमीन खोजी जा रही है। फिर आया सरकार से कि हम ट्रिपल पी पे करेंगे। मैंने एक सरकार को अधिष्ठाता महोदय ऑफर भी दिया था, मैंने कहा अगर जमीन नहीं मिल रही है तो अब ये मत कहें कहां पे है। मैं कहा कि रसना के बगल में, रसना के शहर में, मैंने कहा था, फिर आज बात को कह रहा हूं, हाउस में कह रहा हूं। आपकी बात आ गई अब सरकार के सामने। हमारी अपनी खुद की जमीन 30 आप कहां जा रहे हैं राजा साहब? सरकार हमसे फ्री में ले रही है और हम मेडिकल कॉलेज खोल दे रहे हैं, हम फ्री में दे रहे हैं पूरे जिला के लिए। क्या बात। अब पूरे जिला के लिए वो हम अपनी जमीन फ्री में दे रहे हैं, 30 बीघा है और सरकार उसे मेडिकल कॉलेज खोले, लेकिन खोले ये रोना न रहे कि हमारे पास जमीन नहीं मिल रही है। भाई सारे पावर है, आपको कैबिनेट से उसके मानकों को शिथिल करने का राइट है। अगर 10 किलोमीटर के दायरा में नहीं मिल रही है तो आप उसको 12 किलोमीटर में जाकर कैबिनेट से उसको शिथिलता दे सकते हैं और मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे धन्यवाद। अब आपका प्रसन्न है, अभी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा तुरंत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।